गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बलडोदिया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपने कंप्लीट किया है। लेक्चर नंबर 75 तक हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी का मॉड्यूल मेरे पास है। ये स्टडी मटेरियल सब आपको मिल चुका है। आपने फिजिकली हार्ड कॉपी इसकी ले ली होगी या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी PDF जो है वो आपके लेक्चर्स के साथ अपलोड कर दी जाती है, ये अवेलेबल होगी। तो अब तक हमने जो कंटेंट पढ़ा या इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को जो हमने डिस्कस किया, इस चैप्टर के यहाँ स्पेसिफिकली 4 स्टेजेस में क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। स्टेज नंबर 4 यहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए आपको 2008-9 से ऑलमोस्ट जो हैं वो 2020 तक आपको पिछले 12-13 साल के जो क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं। इसके अलावा स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट और सेकंड में कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के क्वेश्चन हैं, आप करें और जो प्रॉब्लम काउंटर आपको दिया गया है वहाँ कोई डाउट अगर आता है तो आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। स्टेज थर्ड जो है उसमें क्रिटिकल रेफरेंस के क्वेश्चन है, उनका लेवल थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा मिलेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे आपको, लेंदी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा। तो मैं इस लेक्चर में स्पेसिफिकली आपसे स्टेज थर्ड और स्टेज 4 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं स्टेज 4 पे आ रहा हूं। और ये जो स्टेज 4 है स्टूडेंट्स, इसमें प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेज 4 प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप CLC के YouTube चैनल पर प्लांट फिजियोलॉजी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस के नाम से 2013 से 19 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं। वीडियो आप देखें, वहां से कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जो लॉजिक्स और इन्फॉर्मेशंस के साथ है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली आपसे इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे हम कुछ कंसेप्ट जो हैं उनको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो स्टेज 4 पे आप आ जाइए। देखिए, स्टेज 4 में पास है, जिसमें पेज नंबर 1.41 पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। स्टेज 4 में स्टूडेंट सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें स्टोमेटल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। और यहाँ जो स्टोमेटल स्ट्रक्चर है, इसमें आप जानते हैं ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ी है और आप ये कह सकते हैं ये सब्सिडरी सेल्स हैं। और इसके अलावा पेयर में यहाँ GC या गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब्सिडरी सेल्स हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं। गार्ड सेल्स स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ से ABCD सब आपको पूछा गया था। A यहाँ मेंशन कर रखा है स्टूडेंट सब्सिडरी सेल, B यहाँ स्टूडेंट्स A जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ मेंशन कर रखा है आउटर मोस्ट एपिडर्मल सेल। फिर उसके बाद में देखिए B जो है वो मेंशन कर रखा है सब्सिडरी सेल, उसके पास वाली सेल। C मेंशन कर रखा है यहाँ स्टूडेंट्स स्टोमेटल पोर, ये C मेंशन कर रखा है। और D यहाँ मेंशन कर रखा है गार्ड सेल। ठीक है, इस तरीके से ABCD आपको दे रखे हैं और आपको यहाँ से इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में से ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्टोमेटा जो है वो भी गार्ड सेल, स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स एपिडर्मल सिस्टम का ही पार्ट है, एपिडर्मिस का ही पार्ट है, लेकिन बाकी सब सेल से ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। फिर उसके बाद में देखिए गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, अब देखो यहां से मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड 2011 में पूछा गया, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन इसका रिजल्ट है। सेकंड, गटेशन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही, आपने डिस्कस किया है। गटेशन क्या है? द रिलीज ऑफ द वाटर और ए सैप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में स्टूडेंट्स, रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर, तो रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में स्टूडेंट्स वाटर कंटेंट रिलीज होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है। ग्रासेज में आपने कहा मोस्ट कॉमन है जो मोनोकोटाइलेडोन ग्रासेज हैं, और इसमें अगर आप देखें तो ड्रॉपलेट्स इस तरीके से मार्जिन्स जो हैं, इन मार्जिन्स पर ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये वाटर लॉस होता है। 2011 में AIPMT में पूछा गया और स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, या इस बार एग्जाम 2020 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ग्रासेज का पर्टिकुलर रेफरेंस दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गटेशन जैसी एक्टिविटी है इसमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर वाटर
और हाइडेथोड्स को हम स्टूडेंट्स वाटर स्ट्रोमेटा भी कहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ इम्प्योर वाटर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी एक अच्छा रेफरेंस है रखें। जबकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में रिलीज होने वाला वाटर स्टूडेंट्स प्योर काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 13 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में कौन सा एक नहीं होता है, आप ये जानते हैं। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, स्टूडेंट्स यहाँ एनसीईआरटी में एक टेबल आपको दे रखी है, ठीक है ना। मैं कुछ वो मैटर भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो वहां हमने थोड़ा लैग किया, और इसलिए क्योंकि वो आपके लिए टास्क है। तो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेट डिफ्यूजन की बात यहाँ ये कर रहा है। अब फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट जो है उसकी दो कैटेगरी आप बना सकते हैं, एक आप कह सकते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन और दूसरा आप कह सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी यूज करके होता है, और फैसिलिटेट डिफ्यूजन आप जानते हैं जो प्रोसेस है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। अब वहां आपको जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट है उसकी 3 कैटेगरी दे रखी है। एक देखिए स्टूडेंट सिंपल डिफ्यूजन दे रखा है, एक आपको दे रखा है सिंपल डिफ्यूजन, एक आपको दे रखा है स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक स्टूडेंट्स आपको दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कुछ है, और इनमें कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे यहां से मैं जो है उनको ले लेता हूं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन लिखा है। ऑब्वियस है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन एग्जैक्टली क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स लगे हैं, ये प्रोटीन्स अगर कंप्लीटली यूज होते हो, इनका मैक्सिमम यूज होता हो, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा सकता है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। इसलिए आप कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होते हैं, तो यहां ट्रांसपोर्ट सैचुरेट कंडीशन लाई जा सकती है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसमें स्टूडेंट्स मेंशन करके दिया है। उसके बाद आपको वहां दिया है कि स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनमें से किसमें रिक्वायर्ड है। तो आप ये कहेंगे, जैसे देखिए यहां हमने कहा ट्रांसपोर्ट सैचुरेट ये नहीं होता, तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन या रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि इन दोनों में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप अपफिल अगर कहें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इनमें कौन सा होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा। आप जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अपहिल फॉर्म में होता है। इसके अलावा आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट पूछी गई है, तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो एटीपी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो आप ये कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं जो इनहिबिटर्स हैं, उन इनहिबिटर्स के थ्रू जो अफेक्ट होता हो, तो बेसिकली देखिए जो कैरियर प्रोटीन लगे हैं, जो मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगे हैं, इन प्रोटीन्स को अफेक्ट किया जाता है इनहिबिटर्स के थ्रू। तो ऑब्वियस है सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन है, अफेक्ट नहीं होगा। ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है स्टूडेंट्स, ये भी अफेक्ट होगा, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट्स, ये भी अफेक्ट होगा। क्लियर। तो ये एक तरीके से आपके पास जो जितने सारे वहां रेफरेंसेस दे रखे हैं उन सबकी बात मैंने कर ली है। तो इसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड हाईली सेलेक्टिव, हाई सेलेक्टिविटी। तो एक सेलेक्टिविटी का रेफरेंस और ले लेते हैं। देखो यहां मैं लिख रहा हूं हाई सेलेक्टिविटी, हाई सेलेक्टिविटी। देखो सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है और डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाता है, ये सेलेक्टिविटी शो नहीं करता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स दोनों ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होते हैं, तो ऑब्वियस है ये हाईली सेलेक्टिव होंगे, सेलेक्टिविटी को ये शो करेंगे। तो ये आपके पास मैंने कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्राइटेरिया जो है उनके अकॉर्डिंग इनकी कंडीशन मेंशन कर दी है। ये फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है जो एटीपी है, ये कॉलम थर्ड में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को मैंने लिखा है, कॉलम 4 में हमने इनहिबिटर्स की बात की है, कॉलम 5 में हमने अपहिल ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया है, और कॉलम 6 में हमने स्टूडेंट्स सेलेक्टिविटी को डिस्कस किया है। तो आप देखिए अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कौन सा नहीं होता,
और ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन वाले में आइए, आपने टिक मार्क कर रखा है। फिर दे रखा है अपहिल ट्रांसपोर्ट, सीधा यहीं आ जाइए, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ अपहिल ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दिया स्टूडेंट्स, विच क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूं, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल रेगुलेशन या स्टोमेटल मूवमेंट की बात की जा रही है। अगर देखिए स्टोमेटल मूवमेंट हम यहाँ डिस्कस करें तो आपने पढ़ रखा है K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज जो है, या K प्लस एक्टिव आयन एक्सचेंज जो होगा, ये एग्जैक्टली मोस्ट रिसेंट थ्योरी है और इसके अकॉर्डिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर सकते हैं। यह लिखा है पोटेशियम इनफ्लेक्स एंड इफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पोटेशियम का इनफ्लेक्स एंड इफ्लेक्स स्टूडेंट्स डिस्कस किया गया है, क्लियर। उसके बाद देखिए मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था जब असेंट ऑफ सैप हम पढ़ रहे थे, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कोज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, और रेस्पेक्टिव फॉर्म पूछा है। पहले ट्रांसपिरेशन लिखा है, ट्रांसपिरेशन किया जाए, ट्रांसपिरेशन दे रखा है, ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है बाय पुलिंग एंड बाय पुशिंग, रूट प्रेशर पुश करता है। तो ये रेस्पेक्टिव रेफरेंस हो जाएगा असेंट ऑफ सैप परफॉर्म करवाने के लिए या ट्रांसपिरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया AIPMT 2015 में। उसके बाद देखिए री-IPMT 2015 में एक और लॉजिकल क्वेश्चन था, ए कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज। मैंने आपसे डिस्कस किया था ये जब सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे। आप ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूं कि ये वाटर कॉलम बन जाता है, ये किसी भी प्लांट में वाटर कॉलम जो बना, ये स्टूडेंट्स ये जो कंटिन्यूटी बनी, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और आपने कहा इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेशन फोर्सेज हैं, और जो जाइलम वॉल्स हैं उनके साथ ये जो है वो एडेसिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से पूरा एक आपने कोहेशन एडेशन जो फिजिकल फोर्सेज हैं उनको क्लियर किया था। ये जाइलम कैविटी है और इसमें ये जाइलम सैप के फॉर्म में वाटर और मिनरल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया क्या वाटर कॉलम जो यहाँ इसमें बना, ये वाटर कॉलम अपने ही वेट के कारण, बहुत लॉन्ग हाइट के प्लांट है, जैसे आपने कहा था सिकोया सेमी परविरेंस है, 300 फीट जो है वो एवरेज हाइट है, उसके बाद भी ये वाटर कॉलम जो है वो अपने ही वेट के कारण ब्रेक होता। वाटर कॉलम डू नॉट ब्रेक, वाटर कॉलम आपको दिया गया है डज नॉट ब्रेक, डज नॉट ब्रेक। क्यों नहीं ये टूटता है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। कोहेशन एडिशन में बोल, जो कोहेशन एडिशन फोर्सेज हैं वो इसको टूटने नहीं देते। मैंने आपको बताया था मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है कोहेशन एडिशन। तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ वाटर। वाटर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स, कारण ये जो कॉलम यहाँ बनता है, ये जो कंटिन्यूटी यहाँ बनती है, ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। अब ये रूट प्रेशर पे फिर क्वेश्चन है, आपने गटेशन पढ़ा, दैट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर। आपने इस साल के क्वेश्चन को डिस्कस किया जिसमें हम ये कह रहे हैं, ये इस मॉड्यूल में भी नहीं है क्योंकि पुराना प्रिंट ये हुआ है। इसमें पूछा गया आपसे कि अर्ली मॉर्निंग में जो ग्रासेज हैं स्पेसिफिकली उनके मार्जिन से जो वाटर लॉस होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो आपने उसका आंसर कहा रूट प्रेशर। अब यहाँ कह रहा है रूट प्रेशर किसके इन्फ्लुएंस में डेवलप होता है, तो स्टूडेंट्स रूट प्रेशर कैसे डेवलप हुआ? पहले आप ये कहेंगे जो सॉल्यूट सब्सटेंसेज हैं, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिनरल कंटेंट एक्टिवली एब्जॉर्ब किया गया रूट हेयर्स में, उनकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन से वहां कंसंट्रेशन जो हाई हुई उससे वाटर पैसिवली उसमें एंटर करता है। सो कॉज या रीजन पे अगर आप जाएं तो क्या है, द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स। Just after the active absorption of minerals, there will be the passive entry of water molecules. तो रूट प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री के कारण जनरेट हुआ, जो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, लेकिन उस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जनरेट करने के लिए जो कॉज है, जो रीजन है, वो क्या है? तो आप ये कहेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दैट इज एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। क्लियर? फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, रूट प्लेज इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो कह रहा है रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं।
कौन से टाइप के ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिसमें रूट्स इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे? ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट में बेसिकली रूट्स ही जो हैं उन पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लांट को एंकर करके रखती हैं और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ दे रखा है पी, सनफ्लावर, व्हीट एंड पिस्टिया। ऑब्वियस है पिस्टिया है वो वाटर प्लांट है, एक्वेटिक हैबिटेट का प्लांट है, वो इनसिग्निफिकेंट रोल ही प्ले करेगा, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड एज। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स को सराउंड करने वाली जो गार्ड सेल्स को जो सराउंड करने वाली सेल्स हैं वो कौन सी होंगी? सब्सिडियरी सेल्स स्टूडेंट्स होती हैं। फिर देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, ये मैंने आपसे डिस्कस किया भी था डिफ्यूजन में। वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग, through the same stomatal opening carbon dioxide diffuse into the plant during photosynthesis. Reason out the above statement using one of the following response. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन 10 और इसमें ये कह रहा है कि एक लीफ जो है, इस लीफ के स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटल पोर से आप ये कह रहे हैं H2O या वाटर वेपर डिफ्यूज हो रही है और सेम टाइम यहाँ CO2 इंटेक में जा रही है, एंटर हो रही है, सेम स्टोमेटल पोर से H2O और CO2 का जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ बोथ एट ए टाइम, सेम टाइम सेम पोर। तो सेम टाइम सेम पोर ये कैसे पॉसिबल है? सेम टाइम सेम पोर आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसलिए पॉसिबल है, इसलिए ये पॉसिबल है क्योंकि H2O और CO2 का जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, जो दोनों की डिफ्यूजिंग नेचर है वो डिफरेंट है। यहाँ लिखा है बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कॉफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। थर्ड आंसर आपके पास हो जाएगा, मैंने पहले आपसे डिस्कस कर भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल एपरेचर। स्टोमेटल एपरेचर जो उसकी ओपनिंग कौन फैसिलिटेट करता है? ये कह रहा है डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलोजिक माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, गलत हो गया क्योंकि आपको पता है रेडियल ओरिएंटेशन ही है, कंसंट्रेशन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो देखिए टर्जिडिटी गार्ड सेल्स की डिक्रीज होना फैसिलिटेट नहीं कर सकता ओपनिंग की, फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा है रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। ये स्टूडेंट्स एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा चुका, कई एग्जाम्स में आपको मैंने बताया था कि जो रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं वो स्ट्रेच जब करती है गार्ड सेल तो उसके ओरिएंटेशन में हेल्प करते हैं, ये आंसर होगा। Stomatal movement is not affected by CO2, temperature, light and O2 concentration। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का यहाँ डायरेक्ट रोल नहीं है, मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन आपको बता रखे हैं। अल्टीमेटली दे ऑल कंसर्न विद द स्टोमेटल मूवमेंट। फिर लिखा है जाइलम ट्रांसलोकेट्स। यहाँ स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ओनली। फिर लिखा है वाटर, मिनरल साल्ट्स, सम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन, वाटर ओनली, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स ओनली। तो देखिए वाटर एंड मिनरल साल्ट्स ओनली तो हम नहीं कह सकते, मैंने आपको बता रखा है जाइलम एंड फ्लोएम बोथ ट्रांसलोकेट द ऑल 4 टाइप ऑफ सब्सटेंसेज, जिनमें वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी हैं और उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और PGR भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन जो है वो यहाँ आंसर होने के बजाय यहाँ होगा वाटर, मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। सेकंड आंसर हो जाएगा जिसमें चारों इंक्लूड कर रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सुगर्स इन द फ्लोएम। स्टूडेंट्स आप जानते हैं बाई डायरेक्शनल होता है या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है, तो आपके पास ऑप्शन बाई डायरेक्शनल दे रखा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है जो सिंक है वो वेरिएबल होती हैं और इसका पूरा लॉजिक हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन भी है जो हमने वहां छोड़ दी थी, इसकी हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। आपको स्टूडेंट्स दे रखा है सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। तो यहां देखिए विदाउट फंगल एसोसिएशन आपको मैंने डाइवर्सिटी में बताया था, डाइवर्सिटी में आपने इसकी डिटेल पढ़ी थी, माइकोराइजल एसोसिएशन और माइकोराइजा, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स जो है ना वो ब्लेम कर देते हैं ऐसे बताया नहीं, तो हम देखिए कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट करके पढ़ते हैं। आपको डाइवर्सिटी में मैंने डिटेल ये बताया था कि माइकोराइजल एसोसिएशन कैसे होते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन कहाँ होते हैं, और फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल भी मैंने वहां डिस्कस किया था कि फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल ये दे रखा है, तो ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए आप कह रहे हैं माइकोराइजा, दिस माइकोराइजा is the association of
association of fungi and higher plants। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स तो बेसिकली शेल्टर और स्पेस और अकोमोडेशंस प्रोवाइड करवाती हैं, और ये जो फंजाई है वो स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन करता है, इसकी एक्टिविटी जो है वो है एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ अगली बात, जो माइकोराइजल एसोसिएशन है उसमें पाइनस का एग्जांपल आपको दिया गया। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द माइकोराइजल। तो जो पाइनस सीड्स जर्मिनेशन का प्रोसेस है, ये पाइनस सीड्स जर्मिनेशन, ये स्टूडेंट्स आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? ये आपको प्रोवाइड करवाता है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, या फिर आप कहेंगे ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत क्लियरली मेंशन किया है, पाइनस सीड्स कांट जर्मिनेट, कैन नॉट जर्मिनेट। देखो स्टेटमेंट को पूरा कर देता हूं मैं, जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा या फिर माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, तो पाइनस सीड के साथ एसोसिएशन नहीं होता है, एसोसिएशन पाइनस सीड के साथ सीडलिंग स्टेज में ही बनता है, ये मैंने आपको बता दिया था वहां। देखिए यहाँ जो टेम्परेट जोन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो प्लांट हैं, इसमें क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो बेसिकली ड्राई होता है। सरफेस एरिया के साथ जो रूट्स एसोसिएट करती हैं उनके साथ फंगल एसोसिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे सरफेस एरिया को मॉइस्ट रखा जाए, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी वहां रखी जाए। और जैसे ही पाइनस सीड सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वहां हाई माइकोराइजल एसोसिएशन के कारण वो जर्मिनेट करता है, एंड जस्ट आफ्टर जर्मिनेशन जैसे ही सीडलिंग स्टेज में आता है पर्टिकुलर फंजाई के साथ वो एसोसिएट हो जाता है। तो ये माइकोराइजल एसोसिएशन है जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, देखो डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा, फिजियोलॉजी में आप डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी में भी आएगा, 3 जगह पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन अकर्स विद, most of mycorrhizal occurs जिम्नोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्म्स। तो ये जो सीड जर्मिनेशन में माइकोराइजल एसोसिएशन का रोल दे रखा है ना, ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, वो सरफेस एरिया के साथ सीड्स जो हैं उनके जर्मिनेशन को आपसे डिस्कस कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखिए स्टेज 3 के कुछ क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। ये स्टेज 4 के सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए हैं 2019 तक जो थे। 2020 का एक ही क्वेश्चन इस बार इस चैप्टर से एग्जाम में आया है, जो आपको पता है ग्रासेज से होने वाले गटेशन के बारे में पूछा गया था। और आप ये जानते हैं दैट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेज। ये स्टूडेंट्स आपको पता है। तो देखिए स्टेज 3 के कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको पहले मैं बता रहा हूं। स्टेज 3 पे आप आइए। स्टेज 3 में सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं स्टेज 3 और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस आप जानते हैं जब सेल से एक्सोऑस्मोसिस होता है तो एक्सोऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये कह रहा है इन प्लाज्मोलाइसिस वाटर मूव्स आउट फर्स्टली फ्रॉम द वैक्यूल एंड देन साइटोप्लाज्म। गलत बात है, आपने ये पढ़ रखा है। देखिए ये प्लांट सेल का सेल वॉल, आप जानते हैं रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होगी, ये और ये न्यूक्लियस। ये जो सेल सैप है इसकी कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स हाई होती है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। तो साइटोप्लाज्म और उसके बाद आप जानते हैं ये टोनोप्लास्ट से एनक्लोज सेल सैप या वैक्यूल। मैंने कई बार आपको बताया, कई पॉइंट्स और कई ऐसे
हमने डिस्कस किए हैं स्पेसिफिकेशंस, जिसमें आप ये जानते हैं अगर एक्सोऑस्मोसिस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म से वाटर कंटेंट बाहर आएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन सेल से आपके इक्वल हो जाएगी तो फिर डायरेक्ट वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे। तो फर्स्ट इस एरो के लिए मैं कह सकता हूँ, सेकंड इस एरो के लिए मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस में एक्सोऑस्मोसिस होता है। इन दिस प्रोसेस वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल। ऑब्वियस है, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लोअर वाटर पोटेंशियल। फिर लिखा है when plasmolized cell is placed in hypotonic solution then the water come out from the soil। come out will नहीं होगा, come in, water enter कर जाएगा सेल में। प्लाज्मोलाइसिस जब हो रहा है तो ये प्लाज्मोलाइसिस स्टूडेंट्स एक्सोऑस्मोसिस है, एक्सोऑस्मोसिस है। और अगर डी प्लाज्मोलाइसिस आप करवा रहे हैं तो ऑब्वियस है डी प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें प्लाज्मोलाइज सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें या प्योर वाटर में रखें, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा एंडोऑस्मोसिस। क्लियर, ये क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। इसके साथ देखिए आगे आपको दे रखा है वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये कॉलम मैच करवाया गया है, आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए इस बार के एग्जाम में कॉलम मैच के क्वेश्चंस काफी सारे, 2020 की बात मैं कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दें इनको। फिर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी आर करेक्ट इन द रिलेशनशिप ऑफ इम्बाइबिशन। इन इम्बाइबिशन एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इज आल्सो ए प्री रिक्वेस्ट। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, डेफिनेटली दोनों के बीच एफिनिटी होनी चाहिए तभी लिक्विड इम्बाइब होगा। इम्बिबिशन इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट सही स्टेटमेंट है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड इम्बाइब्ड इज नॉट एसेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो एसेंशियली होगा ना, क्योंकि जहां वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा, ज्यादा से कम की तरफ हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और फिर लिखा है स्टूडेंट्स क्लासिक एग्जांपल ऑफ इम्बिबिशन आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉलर्ड सीड्स एंड ड्राई वुड। ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ सही हो गए, सी यहाँ इनकरेक्ट हो जाना चाहिए। अगला डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथ आपसे पूछी है। फिर उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वही फंगस और माइकोराइजल एसोसिएशन पूछा है, ये भी एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही लिया गया है। आपने माइकोराइजल एसोसिएशन में ये कहा जो फंजाई इंस्टीड ऑफ फंजाई, इस फंजाई को ये जो हायर प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सुगर एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड्स अवेलेबल करवाते हैं, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, और सुगर सब्सटेंस अवेलेबल करवाते हैं। ये हायर प्लांट्स किसको अवेलेबल करवाएंगे, ये आपके हैं हायर प्लांट्स अवेलेबल करवाते हैं फंजाई को। मैं फिर कह रहा हूँ डाइवर्सिटी में मैंने बहुत डिटेल में बात की है, सारा आपको बताया है, तो वहां से आप देखें इसको। फिर इसके बाद आपको दे रखा है ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द अबाव आर द पर्पज ऑफ द ट्रांसपीरेशन। ये एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट लिखा है टू क्रिएट ट्रांसपीरेशन पुल। डेफिनेटली ट्रांसपीरेशन पुल ट्रांसपीरेशन से क्रिएट होता है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को लीड करेगा। बी लिखा है टू सप्लाई वाटर फॉर रेस्पिरेशन। नहीं, गलत बात है, ठीक है, सप्लाई वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं। सी लिखा है टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डेफिनेटली ठीक है। उसके बाद लिखा है टू मेक द प्लांट बॉडी वार्म। वार्म करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टूडेंट्स। और फिर लिखा है द टू मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, तो ये सही हो जाएगा। तो आपके पास ए, सी और ई ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही होंगे। इसी तरीके से अगला जो है स्टूडेंट्स मूवमेंट के रेफरेंस में दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड हैं, इनको आप देखें। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूं, और ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा असेंट ऑफ सैप के कंसेप्ट से कोरिलेट करता है। ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नहीं अभी तक। ये कह रहा है कंसीडर द गिवन डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। एट द प्लेस ऑफ सोर्स सुगर एंटर इनटू द sieve tube ड्यू टू द वाटर एंटर्स इन फ्लोएम एंड इंक्रीज टर्गर प्रेशर वैल्यू। स्टूडेंट्स ये डेफिनेटली सही बात लिख रहा है। वो कह रहा है कि जैसे ही सोर्स जो है वहां से सुगर sieve tube में एंटर होती है, उसके एंटर होने से वहां कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सॉल्यूट की, वाटर एंटर करता है और ऑब्वियस है हाई टर्गर प्रेशर एरिया इंक्रीज हो जाता है। सेकंड लिखा है एट द प्लेस ऑफ सिंक सुगर लीव द sieve tube ड्यू टू विच वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द sieve tube एंड टर्गर प्रेशर बिकम डिक्रीज। क्लियर है। सोर्स से सिंक पर ट्रांसफर जो है वो हाई टर्गर प्रेशर एरिया से लो टर्गर प्रेशर एरिया ही होता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम सोर्स टू सिंक। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, सॉरी, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया,
हाई टर्गर प्रेशर एरिया टू लो टर्गर प्रेशर एरिया पैसिव फ्लो हो जाता है सुक्रोज सॉल्यूशन का। लास्ट लिखा है एट द प्लेस ऑफ सिंक लॉस ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल वैल्यू इन द फ्लोएम। एट द प्लेस ऑफ सिंक लॉस ऑफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज नहीं करेगा, वो वाटर का लॉस होना वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद कॉलम मैच है, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, टर्गर प्रेशर, इन सब के बारे में लिखा है। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल जनरल बातें, जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको 14 में ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, वो ही सारा हम पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 19 पे आप आइए। 18, 19 और ये सब जो हैं ये हमें डिस्कस करने चाहिए। 18 को बात कर रहा हूं मैं। ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम। कौन सा ग्रेडियंट हो सकता है? ऑब्वियस है, आपने अभी अभी डिस्कस किया है, जो सोर्स है उस पर टर्गर प्रेशर हाई होता है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट वहां बनता है, तभी रूट्स की तरफ या सिंक की तरफ मैटर ट्रांसफर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स है दैट द सेल वॉल इज परमिएबल स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम द पासेज ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम। ठीक है, ये जो सेल वॉल है दैट इज द परमिएबल स्ट्रक्चर, ये कहां आप बेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो देखो आपने रूट हेयर से ट्रैक देखा, कॉर्टिकल रीजन में गया, कॉर्टिकल रीजन से फिर आप कह सकते हैं एंडोडर्मिस में गया, एंडोडर्मिस के ठीक बाद पेरिसाइकिल लेयर होती है और उसके ठीक बाद जाइलम कैविटी में चला जाता है। तो लास्ट लिविंग स्ट्रक्चर आपके पास पेरिसाइकिल है, उस पेरिसाइकिल के बाद देखिए सारा कंटेंट जो है वो जाइलम कैविटी में चला जाता है। वहां जो जाइलम कैविटी में जो सेल्स, जिन सेल से बना था, जो डेड हो गई है, ट्रेकियर एलिमेंट डेड होते हैं, वहां एग्जैक्टली आप जानते हैं सेल वॉल ही होती है जो कंप्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन 21 स्टूडेंट्स आपको डिस्कस करना चाहिए, जिसमें कह रहा है सेल ए बी आर एडजेसेंट सेल। इन सेल ए साइन एस इज इक्वल टू -20 बार। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करना है। 21 में पढ़ रहा हूं स्टेज 3 का, जिसमें कह रहा है सेल ए, इसमें स्टूडेंट सेल ए में इसने लिखा है साइन एस -20 बार्स। आपको पता है सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस में ही होता है, और ये जो है वो 8 बार से साइन पी। अब उसके बाद एडजेसेंट सेल बता रहा है, इन सेल बी एक एडजेसेंट सेल, इसका और हम डिजाइन कर लेते हैं। ये देखिए सेल बी है और इसमें स्टूडेंट्स कह रहा है साइन एस -12 और साइन पी 2। ठीक है, तो एग्जैक्टली वाटर कहां से कहां जाएगा? ऑब्वियस है, यहां आप ये कहेंगे साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस साइन एस प्लस साइन पी। तो आप अगर देखते हैं तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू यहां जो है वो स्टूडेंट -12 आएगा, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये -10 आएगा। ऑब्वियस है, हाई वाटर पोटेंशियल वैल्यू कौन सा है? बी का है। वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम बी टू ए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया है 25 में, देखें आप क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 भी कॉलम मैच वगैरह दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको जो प्रॉब्लम काउंटर दिया गया है उस पर आप डाउट भेजें अगर आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 एक मैं पढ़ रहा हूँ। The rupture and fraction do not usually occur in the water column in vessel staircase during the ascent of sap because। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है या असेंट ऑफ सैप का प्रोसेस होता है, तो इस असेंट ऑफ सैप के प्रोसेस में वाटर और मिनरल कंटेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहां इन वाटर मॉलिक्यूल्स के और सॉल्यूट जो मिनरल्स हैं इनके मूवमेंट के कारण जो वाटर कॉलम जो वेसल्स और ट्रैकेट्स में बनता है, ये रप्चर क्यों नहीं होती है? जाइलरी वेसल्स या जाइलरी एलिमेंट ट्रैकेट्स और वेसल्स आप कह सकते हैं, क्यों नहीं होती है? तो इसका स्टूडेंट ने पढ़ रखा है, यहां कोहेशन अडहेशन जो है, ये कोहेसिव अडहेसिव फोर्सेज स्टूडेंट इसको एग्जैक्टली अपडेट रखते हैं वाटर कंटेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करवाने में, इसलिए ये जो वॉल है इसकी रप्चर नहीं होती है। ठीक है, फिर माइक्रोराइजा दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाई CO2 कंसंट्रेशन इन लीफ इंटीरियर विल कॉज। तो लीफ इंटीरियर में अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 30,
हाई CO2, आप ध्यान रखें हाई CO2 अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स टॉक्सिक इफेक्ट लाता है, और टॉक्सिक इफेक्ट अगर लाएगा तो फाइनली ये क्या करवा देगा, स्टोमेटल क्लोजर। ये मैं आपसे फोटोसिंथेसिस में जो C4 प्लांट्स की एफिशिएंसी हम डिस्कस करेंगे वहाँ थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस करूँगा, जिसमें प्लांट्स की जो फर्टिलिटी है उसकी इंप्रूव करने की बात हम करते हैं, प्रोडक्टिविटी की इंप्रूव करने की बात करते हैं। देखो यहाँ भी ब्रीफ कर देता हूँ, एटमॉस्फेयर में 0.03% गैसेस कॉम्पोजिशन CO2 है, और ये जस्ट डबल तक अगर हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप ये कहें बाय इंक्रीजिंग इफ इट इज 0.05%, ठीक है। अगर ये इतनी है तो इतनी हो जाने के बाद आप देखेंगे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि CO2 डेफिशिएंसी होती है एटमॉस्फेयर में, जनरली प्लांट्स डेफिसिट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। अब इतना अगर आप कर दोगे तो फर्टिलिटी फैक्टर आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा आप करते हो तो वहां टॉक्सिक इफेक्ट CO2 कॉज करती है और स्टोमेटल क्लोजर आ जाता है। ये स्टूडेंट्स कंप्लीटली ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को या जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसको भी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स स्टेज 4 मैंने कंप्लीटली आपसे डिस्कस किया, और स्टेज 3 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनकी हमें बात करनी चाहिए। बाकी आप थॉरली सारा रीड आउट करें, कंप्लीट NCERT हमने डिस्कस की है, सारे कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, इंफॉर्मेशंस, और उनके साथ अगर क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है, कहाँ क्या आंसर किया जाना चाहिए, कैसे आप अटेम्प्ट करें, ये सब हमने डिस्कस किया है। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।